इंडिया एक बहुत ही अमेजिंग और एक डाइवर्स कंट्री है। I'm a Hindu, but I'm an Indian first. India has jumped 14 places on ease of doing business, now standing at the 63rd rank. India's GDP growth rate has averaged 8.3%. This is outstanding. But right now, India is facing a serious problem. Zomato has received a GST demand notice from Maharashtra to the tune of over 800 crore rupees. 32,403 crore rupee notice on Infosys. Sent Bajaj Finance a show cause notice over alleged tax evasion of over 340 crore rupees. Hindustan Unilever around 450 crore rupees. LIC 800 crore rupees. Dream 11 18,000 crore rupees. Asian Paint, Eicher Motors, ICICI Prudential, Nestle. There's a deliberate attempt at tax terrorism. इंडिया एक टैक्स टेररिस्ट नेशन बनता जा रहा है और मैं यहाँ पे बढ़ते हुए जीएसटी या फिर बढ़ते हुए इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। That we impose taxes like the Europeans do to get services like sub-Saharan countries. हाई टैक्स के साथ अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए, बट आज जो मैं बात कर रहा हूं वो है टैक्स लॉस के बारे में कि कैसे टैक्स लॉस को यूज करके हमारा ही सिस्टम आम आदमी और छोटे बिजनेसेस को बस परेशान कर रहा है। हाल ही में गाजियाबाद में एक केस सामने आया जहां पर जीएसटी ऑफिशियल्स ने एसकेएस इलेक्ट्रिकल्स नाम की एक कंपनी के ऑफिस पे रेड मारी। उनको बताया गया रेड इसलिए की गई है क्योंकि उन्होंने जीएसटी के रूल्स को फॉलो नहीं किया और जीएसटी के रूल्स को वायलेट किया है। बिना वारंट के एसकेएस इलेक्ट्रिकल्स कंपनी के एक डायरेक्टर को तो अरेस्ट भी कर लिया। उसके बाद एसकेएस इलेक्ट्रिकल्स के जो मालिक हैं अरुण कुमार, उनसे 5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई। क्या एसकेएस इलेक्ट्रिकल्स ने सच में जीएसटी रूल्स को वायलेट किया था? अभी आगे उसी पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही वियर्ड सा केस सुनो। तो केस सामने आता है 2013 का। 2013 में कर्नाटका में एक किसान थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट के फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेड करना स्टार्ट किया। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस देखो बहुत ही रिस्की चीज होती है। इनफैक्ट सेबी के खुद के रिपोर्ट के हिसाब से 93% ऑफ ट्रेडर्स जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनको लॉस होता है। कर्नाटका के जिस किसान की बात हम कर रहे हैं उसको भी लॉस हुआ। पूरे 26 लाख यानी 26 लाख रुपीस का नुकसान हुआ। अब ये बताओ कि अगर आपको ऐसा कोई ट्रेडिंग में लॉस होता है तो क्या आप उस पर टैक्स दोगे? बिल्कुल नहीं। लॉस पे कैसे टैक्स लग सकता है? जब इस किसान का 26 लाख रुपीस का नुकसान हुआ तो ये भी स्टॉक मार्केट से दूर हो गया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। थोड़ी देर में यही चीज इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। अब यहां पे याद रखो 26 लाख रुपीस का नुकसान हुआ था। ये लॉस करने के लिए उन्होंने कई बार फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को बाय और सेल किया होगा, जिसका जो टर्नओवर था उसकी टोटल वैल्यू 68 करोड़ थी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। जो लोग एफएनओ सेगमेंट में ट्रेड करते हैं उन्हें पता होगा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अच्छा खासा लेवरेज मिलता है। मतलब आप 1 लाख रुपए लगा के 10 लाख रुपए के अंडरलाइंग स्टॉक्स खरीद सकते हैं। तो 68 करोड़ का टर्नओवर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में कोई बड़ी बात नहीं। अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई 68 करोड़ का टर्नओवर हो गया, बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, याद रखो ये 26 लाख रुपीस का लॉस 2013 में किया गया था। अब आता है 2021 यानी 8 साल बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस किसान को नोटिस भेजता है कि भाई हमने आपके पैन नंबर पे काफी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पकड़ी हैं और ये नोटिस जिसकी मैं बात कर रहा हूं सीधा इस किसान के मेल पे आता है। अब बहुत लोग अपनी ईमेल को नहीं चेक करते, हजारों ईमेल्स ऐसे ही पड़े रहते हैं। इस किसान ने भी अपना ईमेल चेक नहीं किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब कोई भी जवाब नहीं आया इस किसान से तो उसने सीधा इस 68 करोड़ के टर्नओवर को उस फार्मर की इनकम समझ ली और इसके ऊपर 68 करोड़ का इनकम टैक्स डिमांड नोटिस इशू कर दिया। अब आप सोचोगे कि अगर इनकम 68 करोड़ मान भी ली एक बार के लिए तो टैक्स तो इसमें 30-40% ही लगेगा ना। 68 करोड़ की इनकम जो मानी है उस पर 68 करोड़ का टैक्स कैसे बन सकता है? तो ध्यान से सुनो, इसमें जो टैक्स डिमांड है वो थी 47 करोड़ की। इस 47 करोड़ में वो है जो इनकी टैक्स लायबिलिटी थी, प्लस उसके ऊपर सरकार ने उस पर इंटरेस्ट लगाया था। कब से लगाया था? 2013 से, क्योंकि सरकार के हिसाब से 2013 से ये टैक्स बकाया है तो 2013 से आज तक उस टैक्स अमाउंट के साथ उस टैक्स पे इंटरेस्ट भी लगेगा। अच्छा, इस 47 करोड़ के नोटिस के साथ 21 करोड़ की और पेनल्टी इशू की आईटी डिपार्टमेंट ने, क्योंकि सरकार ने बोला आपने अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं की थी, तो अब आप भरो 21 करोड़ का फाइन। तो 68 करोड़ के फ्यूचर्स टर्नओवर के हिसाब से सरकार ने 68 करोड़ की इनकम अज्यूम की और उस पे 68 करोड़ का इनकम टैक्स फाइन लगा दिया।
बाय द वे, मैंने बताया था ना कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ईमेल पे एक नोटिस भी भेजा था जो उस किसान ने देखा ही नहीं। हाँ, तो उस नोटिस के जवाब ना देने के लिए उस किसान पे 10,000 रुपए का और फाइन भी लगा दिया। क्या यहाँ स्टोरी खत्म हो गई? जी नहीं, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस किसान के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए, बट बाद में पता चला कि इस किसान के अकाउंट में सिर्फ 6,500 रुपए हैं। अब ऐसे केसेस में आईटी डिपार्टमेंट आपके एसेट्स जैसे मान लो आपका घर, गहने, इन सबको भी अपने नोटिस में अटैच कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ ये हो जाए तो क्या करना चाहिए? ऐसे केस में आप इनकम टैक्स कमिश्नर के साथ एक अपील फाइल कर सकते हैं। तो अपना केस आपको उन्हें प्रेजेंट करना होगा कि भाई देखो, ये नोटिस बेकार का नोटिस है, मेरे पर कोई टैक्स डिमांड नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इस पे डिसीजन आने में 12 महीने तक का टाइम लग सकता है, और इस बीच आईटी डिपार्टमेंट, क्योंकि आपके अकाउंट में 6,500 रुपए ज्यादा पैसा नहीं है, आईटी डिपार्टमेंट क्या करेगा भाई कि आपके और एसेट्स इस नोटिस के साथ अटैच कर सकता है, जैसे आपके घर हो गए, आपकी ज्वेलरी हो गई या कुछ भी। और इस वक्त अगर आप ये बोलते हो कि मैं कोई भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ, आप कर लो, आपको 12 महीने लग रहे हैं, आप 12 महीने ले लो, उसके बाद मुझे डिसीजन दे देना, पर मेरा घर तो उसके साथ अटैच मत करो। तो उसके लिए रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स डिमांड जितने की भी है उसका 20% आपको आईटी डिपार्टमेंट के साथ डिपॉजिट करना होता है। अब इस किसान के केस में 68 करोड़ का जो उसका इनकम टैक्स डिमांड थी, उसका 20% कितना हुआ? 13.6 करोड़। वो उसे डिपॉजिट करना होगा, जो वो नहीं कर पाएगा कुछ भी करके। यहीं पे आप में से कई व्यूअर्स होंगे जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते होंगे या ट्रेड किया होगा। एंड बाय इनकम टैक्स रूल्स ये जरूरी है कि भले ही आपको लॉस हुआ, उसे आपको अपने आईटी रिटर्न में दिखाना होगा। और अगर आप नहीं दिखाते हैं ये सोच के कि भैया ये तो लॉस है और लॉस पे कहां टैक्स होता है, तो भाई 10 साल बाद भी नोटिस आ सकता है और आपको इधर उधर भागना पड़ेगा। अच्छा, बाय द वे, ऐसे कई सारी छोटी छोटी स्टोरीज मैं अपने फ्री न्यूज़लेटर में शेयर करता हूं, जिसे आप newsletter.apoorvlabs.com पे जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्री में। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, इफ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब। अच्छा, तो आपने देखा इनकम टैक्स क्या है, जीएसटी क्या है, वो तो अलग टॉपिक है, लेकिन एक आम इंसान के लिए ये फॉलो करना बहुत टफ हो जाता है। अब जीएसटी की बात करते हैं। जब जीएसटी लॉन्च हुआ तो उसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं, सरकार ने उसे गुड एंड सिंपल टैक्स कह दिया। कानून भले कहता हो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन हकीकत में ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। पूरी दुनिया में इंडिया का सेकंड हाईएस्ट जीएसटी रेट है, बट रेट हाई है वो तो एक चीज है। जीएसटी में जो 4 स्लैब्स बने हैं, 5%, 12%, 18% और 28%, इसकी वजह से इंडिया का जीएसटी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। स्लैब्स को सिंपल करने की बजाय सरकार अब इसमें 5th स्लैब ला रही है, जो है 35% का। इसके अलावा गोल्ड पे अलग टैक्स लगता है 3%, और पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर रखा गया, उसमें अलग टैक्स लगता है। ऐसा क्यों है कि सिंगापुर में सिर्फ एक 9% का जीएसटी स्लैब लगता है और इंडिया में इतने सारे अलग अलग स्लैब्स हैं? लोकल अनब्रांडेड पॉपकॉर्न पे 5% जीएसटी, अगर पॉपकॉर्न को पैक करके बेच रहे हो तो 12% जीएसटी, और अगर उसी पॉपकॉर्न पे चॉकलेट फ्लेवर मिला के कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न बेच रहे हो तो 18% जीएसटी। सरकार का कहना है कि कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न शुगर प्रोडक्ट है, इसलिए उस पे ज्यादा जीएसटी लगेगा। पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%। बट व्हेन इट हैज एडेड कैरामलाइज्ड शुगर, इट इज नो लॉन्गर नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। सुनने में सेंस बन रहा है, समझ रहा हूं मैं, बट एक बिजनेस ओनर के पर्सपेक्टिव से देखो, उसकी तरफ से देखो कि ये उसके लिए कितना बड़ा सरदर्दी बन जाता है। सॉल्टेड पॉपकॉर्न का अलग जीएसटी रेट, कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न का अलग जीएसटी रेट, बट मान लो अगर किसी ब्रांड को सॉल्टेड कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न बेचना हो तो तब कितना टैक्स लगेगा? 12% या 18%? मुझे भी नहीं पता, बट अगर आपने गलत जीएसटी भरा तो भाई 10 साल बाद नोटिस आएगा, फाइन लगेगा, वगैरह वगैरह। एक रिलेटेबल एग्जांपल दूं, मान लो आप पानी पूरी बेचनी है आपको, और आपको सब लीगल तरीके से करना है, क्योंकि आपको लगता है भाई आगे जाके आपका ब्रांड बड़ा बनेगा, आपको कोई लीगल से कोई पंगा नहीं लेना है, तो आपको सब लीगल करना है। तो भाई पानी पूरी भी तो नमकीन होती है, तो उस पर 12% जीएसटी लगेगा, लेकिन मीठी चटनी वाली पानी पूरी पे आप क्या जीएसटी लगाओगे? अब आता है जीएसटी टर्नओवर का रूल। सरकार बोलती है कि अगर आप साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा की सर्विसेज बेचते हो या 40 लाख रुपए से ज्यादा के प्रोडक्ट्स बेचते हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। सिंगापुर में यही लिमिट 1 मिलियन सिंगापुर डॉलर्स की, यानी लगभग 6.5 करोड़ रुपए, और सिर्फ एक लिमिट है, ऐसी 2 लिमिट्स नहीं है। ऊपर से इंडिया में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट दूसरे स्टेट में बेचते हो तो जीएसटी लेना कंपलसरी है, चाहे आप साल में 1 रुपए का सामान बेचो। मतलब अगर आप अपने घर से वेबसाइट के थ्रू टी-शर्ट्स बेचना चालू कर दो, मान लो, बहुत ही कॉमन बिजनेस है, और वेबसाइट पे ऑर्डर तो पूरे इंडिया में कहीं से भी आ सकता है ना,
तो आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है, चाहे आपकी टी शर्ट बिके या ना बिके। जीएसटी नंबर जैसे ही लोगे आपको डे 1 से जीएसटी की सारी कंप्लायंसेस पूरी करनी होगी। मतलब हर महीने 2 जीएसटी के रिटर्न्स भरने पड़ेंगे, कुछ केसेस में क्वार्टर में 2 रिटर्न्स भरने पड़ते हैं। बट द पॉइंट इज, अब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, सीखने में टाइम लगेगा, हो सकता है शुरू में लॉस भी हो, लेकिन भैया जीएसटी टाइम पर भर देना, नहीं तो आगे चल के 5 साल 10 साल 15 साल बाद कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद सुनो, अब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको हर 3 महीने में ये प्रेडिक्ट करना होगा कि आपकी साल भर की इनकम क्या है और उस पे सरकार को एडवांस टैक्स देना होगा। मैंने जीएसटी की बात कर ली, अभी इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। और नहीं दोगे एडवांस टैक्स तो फिर से इंटरेस्ट लगेगा, फाइन लगेगा, और इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। आई थिंक 1% पर मंथ होता है, उससे ज्यादा होता है। अंकुर वारिकू ने खुद एक बार 15 लाख रुपए की पेनल्टी भरी थी क्योंकि वो अपनी कंपनी का एडवांस टैक्स देना भूल गए थे। एग्जाम्पल, लास्ट ईयर मैंने अपनी कंपनी में एडवांस टैक्स नहीं भरे एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे एक्स्ट्रा 9 लाख रुपए देने पड़े। वही सिंगापुर में सिंपल है, साल के एंड में, ईयर एंड पे आप सिंपल टैक्स दे दो जितना आपका बनता है। इंडिया की तरह कोई एडवांस टैक्स वाला सिस्टम नहीं है। जब अंकुर वारिकू, जिनकी एक टीम है, वो भूल सकते हैं अपना एडवांस टैक्स भरना, तो आप तो अभी अपना बिजनेस स्टार्ट ही कर रहे हो। तो पॉइंट ये है कि टैक्स रूल्स ही इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि एक नॉर्मल इंसान उन्हें पूरा फॉलो कर ले, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम है, लीगल टीम होती है, तो वो तो देखो सब कुछ कंप्लायंसेस फॉलो कर लेते हैं, और कुछ नहीं किया तो उनकी लीगल टीम भी बैठी है और इंडिया में अपना बिजनेस बढ़िया चला भी रहे हैं। और यहीं पर आप एज अ बिजनेस, अगर आप किसी दूसरे बिजनेस को अपना कुछ सर्विसेज देते हो, कुछ प्रोडक्ट्स देते हो, जिसको हम B2B पेमेंट्स बोलते हैं, उस पर आपको 10% TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काटना पड़ेगा। हाँ, साल के एंड में वो आपको, जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपको ये TDS वापस मिल जाएगा। पर अभी के लिए प्रेजेंट टाइम पे आपके पास तो लिक्विडिटी कम हो गई ना, आपका कैश तो वहां फंस गया ना। और बिजनेस के लिए लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई इतना अगर टफ है बिजनेस करना तो इतने सारे लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं, इतनी सारी दुकानें हैं रोड पे, इतनी सारी ई-कॉमर्स स्टोर्स खुल रहे हैं, इतने सारे लोग स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और इनफैक्ट 93% उसमें से लॉस कर रहे हैं। वो सब तो नहीं फॉलो कर रहे होंगे ना, सब लोग थोड़ी ना फॉलो कर पाएंगे जब इतना टफ है तो। एग्जैक्टली, मैक्सिमम लोग टैक्स के कोई भी रूल्स को फॉलो ढंग से नहीं कर रहे हैं। बस बात यह है कि ये अमाउंट उतने बड़े नहीं है कि IT डिपार्टमेंट उन पे नोटिस भेजे। तमिलनाडु में एक पानीपुरी बेचने वाले को GST नोटिस आया क्योंकि उसने 40 लाख से ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट्स लिए थे। और आपको याद है ना, अगर आप कुछ भी बेच रहे हो और आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है तो आपको GST नंबर लेना जरूरी है। इस पानीपुरी वाले के पास कोई GST नंबर नहीं था। सरकार को भी तब भी पता चला जब उसने देखा कि उसके पेटीएम के थ्रू 40 लाख रुपए से ज्यादा की सेल हुई है। उसने कैश में कितनी सेल की होगी वो तो किसी को पता ही नहीं, उसे कोई बिल्स भी नहीं है। तो फंडा बहुत सिंपल है, इनकम टैक्स हो या GST, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दो इसको कि किसी भी नॉर्मल इंसान से वो पूरा फॉलो ही ना हो पाए। बस फिर क्या है, कुछ साल वेट करो, टैक्स नोटिस भेजो पेनल्टी के साथ। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग्स आती है, जिसको भी आप देख सकते हैं। 2014 में 190 कंट्रीज में इंडिया की रैंकिंग 134 थी। सरकार ने काफी अच्छे कदम उठाए हैं, पर्टिकुलरली MSME स्पेस में बिजनेस को रजिस्टर करना बहुत ईजी हो गया है, जिससे इंडिया की जो ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग है वो इंप्रूव होकर आज 63 हो गई है। बहुत अच्छी चीज है। बट इसी नंबर के अगर आप अंदर जाओगे तो पता चलेगा एक टैक्सेस वाला सेक्शन होता है, इसमें आज भी इंडिया की रैंकिंग 113 ही है। अगर इंडिया को 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनना है तो अपने टैक्सेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना होगा। इस सिस्टम को एक कंप्लीट ओवरऑल चाहिए और हमारे जो टैक्स स्टैंडर्ड्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर होने चाहिए, तभी हम डेवलप्ड कंट्रीज के बराबर हो पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये इस सरकार की प्रॉब्लम है या किसी उस सरकार की प्रॉब्लम है, हमेशा से यही हाल रहा है, एक सिस्टम की प्रॉब्लम है। एंड एज सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री, देखो पहले कुछ भी सिस्टम रहा हो, पहले कितनी भी प्रॉब्लम्स आती हो, आगे चलते हुए फ्यूचर में हमारे जो टैक्सेशन सिस्टम्स हैं और कंप्लायंसेस हैं उनको हमें सिंगापुर जैसे डेवलप्ड नेशंस के टक्कर का बनाना पड़ेगा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।